हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी का ही टॉपिक कर रहे हैं। कल उसका कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस, मीनिंग और प्रोसेस क्या है वो सीखा था। तो आज हम उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं ऑर्गेनाइजिंग में ही, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लानिंग के बाद कंपनी के लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि वो रिसोर्सेज का और ह्यूमन, दोनों ही रिसोर्सेज होती हैं, एक फिज़िकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, उन दोनों की ऑर्गेनाइजिंग कर पाए, उनको ऑर्गेनाइज़ कर पाए, सो दैट वो उसको प्रैक्टिकल वे में या वर्किंग वे में ला पाएँ। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में आज कल के बेस पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कल जो हमने पढ़ा उसके बेस पर बन जाता है। हमने पढ़ा था कल कि अगर कोई एक टीचर डे भी ऑर्गेनाइज़ कर रहा है तो उसको भी ऑर्गेनाइज़ करना होता था। तो हमने देखा था वहाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस हो रहा था, साथ ही साथ जो फिज़िकल रिसोर्सेस हैं उनका भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। ठीक है, तो उन सब को किस एक ढांचे में रखें ये हम सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, शुरुआत में हम यही समझेंगे कि ये होता क्या है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा हम शायद इसमें जो टाइप्स हैं इसकी, दो इम्पॉर्टेंट टाइप, उनको नहीं समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जो हमने कल सीखी थी। 4 स्टेप थे उसके अंदर। डिवीज़न ऑफ वर्क शुरू में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जा रहा था, सेम जैसी ग्रुपिंग ऑफ ग्रुप, सेम एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में डाला जा रहा था। उसके बाद ड्यूटी असाइन की जा रही थी ह्यूमन को, पर्सनल को, और उसके बाद उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा रहा था। तो उसके बेस पर एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, वो इसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू आता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क within which the managerial and operating task, देखो कंपनी को चलाने और उसको जो काम हमें दिए गए हैं उनको पूरा करने, मतलब कि मैनेजरियल का मतलब मैनेज करने वाले टास्क भी, ऑपरेटिंग का मतलब जो उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है उसके लिए कैसे हम काम करेंगे, ऑपरेटिंग टास्क, वो दोनों परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है जिसके बीच में हम ये दोनों काम कर पाएँ। एक ढांचा तैयार करना है सो दैट हम मैनेजरियल और ऑपरेशनल टास्क को पूरा कर सकें। यह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसको आप ढंग से इसको याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या करता है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ये रिलेशनशिप बताता है हमें किन चीज़ों के बीच में, पीपल, वर्क और जो रिसोर्सेज हैं उस काम को पूरे करने के लिए चाहिए। तो इस काम को पूरा करने के लिए जो आपको लोगों की आवश्यकता है और जो रिसोर्सेज की आवश्यकताएं हैं उनके रिलेशनशिप को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें बताता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट अलाउ कोरिलेशन, एक दूसरे से जोड़ना, तो कोरिलेशन, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन। सबके टास्क फिक्स हो चुके हैं, स्पेशलाइजेशन हमने कर दिया है, जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वो काम दिया जा रहा है। तो कोऑर्डिनेशन भी लाया जाता है और जो ये 3 चीज़ें हैं इनके बीच में कोरिलेशन भी स्टेब्लिश किया जाता है, संबंध भी स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, किस किस के बीच में, वही बात उन्होंने वहाँ पर कही, ह्यूमन, फिज़िकल और जो फाइनेंशियल हमारी रिसोर्सेज हैं उनके बीच में हम ये स्टेब्लिश करते हैं। साथ ही साथ दिस अनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड गोल,
जो उनके गोल हैं वो उनको अचीव कर पाएँ, क्योंकि सारा काम हम कर ही इसीलिए रहे हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन लाता है बिटवीन द ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। ये बहुत ज़रूरी है, ये वर्ड आपसे 1 नंबर में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट गिव ए शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होती है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी effectively managed by the supervisor। तो मतलब कि एक सुपरवाइज़र के अंडर कितने लोगों को रखा जाए, ये देखना होता है कि कितने सबऑर्डिनेट को एक सुपरवाइज़र ईज़िली मैनेज कर लेगा, वो कहलाता है क्या, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने में हमारी मदद करता है। उसी से जो हिरार्की है, पोस्ट निकल के आती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही आती हैं। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट था, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को बनाना। और लास्ट है ए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक हमने अच्छा स्ट्रक्चर अगर बना लिया, प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर हमने क्रिएट कर लिया, इज़ एसेंशियल टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन स्मूथली फॉलो हो जाएगी। जहाँ भी जिनके बीच में भी बातचीत होनी है, जो भी मैसेज, जो भी ऑर्डर, डायरेक्शन पास करनी है, वो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन भी आ जाता है अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से आप ये समझ पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेशन टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ये यहाँ से डिफ़ाइन कर देता है कि रिलेशनशिप पीपल, वर्क और रिसोर्सेज में क्या होगा, और कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन लाने में भी हमारी मदद करता है। साथ ही साथ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि कितने सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर के अंडर ईज़िली या इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही हमें बताता है। ठीक है। और अगर ये अच्छा है तो कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, कंट्रोल ऑपरेशन के ऊपर अच्छा हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम आगे चलते हैं। इसी चीज़ को क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एक एग्जांपल के थ्रू आपके सामने रख रहे हैं, आप उसको देखिए एक बार। सुनीता ओपन हर ओन ट्रैवल एजेंसी। तो सुनीता ने एक ट्रैवल एजेंसी खोली अपनी। द सक्सेस ऑफ हर ट्रैवल एजेंसी डिपेंड अपॉन ए हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ट्रैवल एजेंसी। तो इनका जो मेन पर्पस है या मेन जो इनकी सफलता डिपेंड करती है, वो किस पर डिपेंड करती है कि कस्टमर और एम्प्लॉय के जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे हों। तो इसीलिए सुनीता ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपना तैयार किया। उसमें सबसे ऊपर वो खुद थी, सीईओ थी कंपनी की। उसके बाद उन्होंने जो है अपने एक हेड को ऑपरेशनल हेड बनाया जो उनके ऑपरेशन को देखेगा। ठीक है। तो ये वो हेड है या एक ये डिपार्टमेंटल हेड है जो ऑपरेशन के काम काज को देखेगा कि कैसे ट्रैवल एजेंसी चले। तो इस ऑपरेशन हेड के अंडर जो है ट्रैवल काउंसलर था जो कस्टमर की काउंसलिंग करेगा, उनको सारी चीज़ें बताएगा। साथ ही साथ रिज़र्वेशन एंड टिकटिंग की जो वर्किंग है वो देखने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव उन्होंने लगाया, वो भी ऑपरेशन हेड के अंदर ही आया। साथ ही साथ एक कस्टमर केयर लगाया जो कस्टमर की जो भी समस्याएं हैं, क्वेरीज़ हैं, उनको सॉल्व करे। तो ये काम 3 ऑपरेशन हेड के अंदर काम हो रहे हैं, 3 लोगों को उनके अंडर रखा जाता गया है सो दैट कस्टमर सेटिस्फाई हो उनकी ऑपरेटिंग से। दूसरा हेड उन्होंने बनाया सेल का मतलब जो सर्विस को देंगे। ठीक है, सर्विस दे रहे हैं, यहाँ सर्विस दी जा रही है, बेचा किसी चीज़ को नहीं जा रहा। तो सेल्स का मतलब यहाँ पर वही है कि जो इनका बिलिंग काउंटर वगैरह देखेगा, उसको इन्होंने अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम दे दिया वहाँ पर इसके हेड के अंदर। ठीक है। तीसरी हेड जो इन्होंने बनाई वो बनाई एडमिनिस्ट्रेशन, जो
इनके जो डॉक्यूमेंट्री वर्क है उसको देखेगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन रखा इन्होंने। उसके अंदर एक बुक कीपर रखा जो सारी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करेगा, ठीक है। एक कैशियर रखा जो कैश कलेक्ट करेगा। एक यूटिलिटी पर्सनल रखा जो आसपास के या छोटे मोटे जो काम हैं उनको पूरा करेगा। तो ये उस ऑफिस को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है सुनीता जी का जो ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस है वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इस तरीके से डिवाइड होगा। ऑपरेशनल जो कस्टमर से डायरेक्ट डील करेंगे उसमें ट्रैवल काउंसलर भी होगा, रिजर्वेशन एंड टिकटिंग भी होगी और कस्टमर केयर भी होगा। और एक सेल एग्जीक्यूटिव होगा जो मार्केट में जाकर इस ट्रैवल एजेंसी के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन या एक तरीके से पब्लिसिटी करेंगे। साथ ही साथ उसमें वो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का काम भी है जो बिलिंग वगैरह है, ठीक है, उस पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम उसके लिए उन्होंने क्या रख रखा है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव रख रखा है। ये जो कस्टमर उनके पास आएंगे उनको डील करेंगे ये लोग, ठीक है। ये उनका बैकग्राउंड में जो अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं ये लोग उसको देखेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी को क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया कि इसके थ्रू हम अपने कस्टमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि वो कंपनी वो एजेंसी कैसे काम करेगी। तो ये हमें सीखना है इस चैप्टर के अंदर। मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली दो टाइप्स हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट टाइप है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पहली टाइप आती है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है। अब नाम से पता चलता है कि फंक्शनल, तो फंक्शन के बेस पर स्ट्रक्चर को बनाया गया है। फंक्शन क्राइटेरिया है स्ट्रक्चर को बनाने का। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के बेस पर अपने ऑर्गेनाइजेशन को सब हिस्सों में डिवाइड करती है। तो एग्जांपल देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे जो सबसे ऊपर होंगे, जो कंपनी को मैनेज करेंगे। अब उनके नीचे फंक्शन के बेस पर, जैसे परचेज़ के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, परचेज़ डिपार्टमेंट नहीं, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, उनके एक हेड को अपॉइंट कर दिया। सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर बना दिए, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट कर दिए गए, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट कर दिए गए, और रिसर्च और डेवलपमेंट जो ये देखेंगे कि कैसे कंपनी को और आगे बढ़ाए, वो एक फंक्शन के बेस पर इन्होंने बना दिया। तो ये फंक्शनल हेड हो गए सारे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं, ये मिडिल लेवल पर काम करने वाले सारे हेड्स हैं जो यहाँ काम करेंगे। और फिर इनके नीचे सुपरवाइज़र वगैरह, एग्जीक्यूटिव वगैरह इनके नीचे होंगे और वर्कर्स भी होंगे। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा था इतना बड़ा साइज़ नहीं था ट्रैवल एजेंसी का, तो इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। तो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो अभी हमने क्या कर दिया, फंक्शन के बेस पर प्रोडक्शन फंक्शन को अलग कर दिया, सेल को अलग कर दिया, मार्केटिंग को अलग कर दिया, फाइनेंस को अलग कर दिया, रिसर्च और डेवलपमेंट को अलग कर दिया। आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जो अभी हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये फंक्शन वो फॉलो कर रहे हैं जो एक ही टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। जब हम दूसरा पढ़ेंगे तो आप समझेंगे जो मैं कह रहा हूँ अभी। और इनके नीचे फिर इनके सुपरवाइज़र और वर्कर्स होते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इतने ही लोग होंगे, इनके नीचे इनके एग्जीक्यूटिव सबके पास होंगे जो उस जितने भी उस डिपार्टमेंट के वर्क हैं, कार्य हैं, जिनको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उन सबको ये एग्जीक्यूटिव जो हैं पूरे करेंगे। उन एग्जीक्यूटिव के नीचे वर्कर्स भी हो सकते हैं। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी लार्ज है, इतने मास लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है, तो इनके नीचे वर्कर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा फिर इस तरीके से। नेक्स्ट पर चलते हैं कि अब जब हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझ लिया कि फंक्शन के बेस पर उन्होंने अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रखा है, तो इसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्यों ये फ़ायदेमंद है, किसी भी बिजनेस में इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों फॉलो किया जाए। पहला, ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल and organizing these major functions
एज सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट ए फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्या किया जाता है, जो एक जैसे नेचर की जॉब्स हैं उनको एक फंक्शन के अंदर डाल दी जाती हैं। प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम हम यहीं पर रख देंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, चाहे वो ऑर्डर की रिक्विजिशन देना हो, रॉ मटेरियल को परचेज़ करना हो, उसकी डिलीवरी करवाना हो ऑफिस तक, ठीक है, उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स हैं उसको बनाना हो। ऐसे जितने भी सेम जॉब के नेचर वाली जो हमारे छोटे छोटे वर्क्स हैं, जॉब्स हैं, उन सब को हम प्रोडक्शन के अंदर डाल देंगे। सेल्स वाले ऐसे ही काम देखेगा जिनका एक जैसा नेचर है, जिनका काम सिर्फ सेल को देखना है वो सेल को देखेंगे, ऐसे ही मार्केटिंग वाले मार्केटिंग को देखेंगे, फाइनेंस वाले इन सब लोगों के लिए फाइनेंस को अवेलेबल करवाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को उनके अकॉर्डिंग बनाने में मदद करेंगे। कोऑर्डिनेशन सब में चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फंक्शन के बेस पर हमने उनको अलग अलग काम तो दे दिए, पर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा जब ही हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट फीचर जो है फंक्शनल डिपार्टमेंट का, ईच डिपार्टमेंट हैज़ फंक्शनल मैनेजर, वो आपको बता चुका हूँ मैं यहाँ पर कि प्रोडक्शन मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा, तो वो उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं जो फंक्शनल मैनेजर कहलाते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए। तो वो अपने उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। उनको क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो अथॉरिटी भी मिलेगी, तो जो भी काम उनके अंदर आते हैं, उनके डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, उनको पूरे करने के लिए उनके पास अथॉरिटी भी होती है, ठीक है। तो अथॉरिटी उसके साथ होती है, ये बात आपको समझना ही है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल डिपार्टमेंट अंडर द चार्ज ऑफ ए कोऑर्डिनेटिंग हेड, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऊपर ही है बस, कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सब जो हैं एक कोऑर्डिनेटिंग हेड के अंदर काम करते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो उनको कोऑर्डिनेशन लाने के लिए हेड होंगे, वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकते हैं और इनके बीच में कोई और पोस्ट भी हो सकती है। तो ठीक है, जितने ये डिपार्टमेंट हमने बनाए इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग हेड भी होते हैं। नेक्स्ट, दीज डिपार्टमेंट में फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूटिव भी इनके नीचे हो सकते हैं जिनको हम सुपरवाइजर्स कहते हैं, और उनके नीचे वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो इसको सेक्शन में डिवाइड हम कर देते हैं, ठीक है, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो पाए। तो ये था इसके अंदर हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में किसके ऊपर बेस्ड है स्ट्रक्चर, कि हमने हर एक जो मेन एक्टिविटी है उसको एक डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब जो दूसरा टाइप है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो डिविजनल स्ट्रक्चर है। दूसरा कौन सा टाइप है, डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिविजनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि डिविजनल स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर पे चलते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर में भी मैनेजिंग डायरेक्टर ही होंगे, पर यहाँ जो पहली बाइफर्केशन होगा वो प्रोडक्ट के बेस पर होगा। ये वो कंपनी अडॉप्ट करती हैं इस स्ट्रक्चर को जो एक से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, मतलब कि उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। तो वो प्रोडक्शन, अब मान लिया एक, चलो आप किसी का ही एग्जांपल ले लो, मैं जैसे रिलायंस का भी ले लूँ, तो रिलायंस जो है टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में भी है, वो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में भी है, वो जो है क्या कहते हैं टेक्सटाइल की फील्ड में भी है, इवन अगर जाएं तो वो किराने वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फील्ड में भी है। तो क्या आप ये अज्यूम कर पाएंगे कि अगर वो फंक्शनल के बेस पर उसको डिवाइड करूं तो क्या सारों का प्रोडक्शन किसी एक जगह पर हो सकता है, और अगर होगा तो क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी। तो जब ऐसा हो जाता है कि एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट को या मल्टीपल फील्ड के अंदर वो डील करती है, तो फिर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो
नहीं करती, उसको किस किस पर जाना पड़ता है, डिविजनल। तो यहाँ हर प्रोडक्ट को डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर हम जो है डिवीज़न जो है, ये डिवीज़न इसका मतलब है कि आप उसको एक प्रोडक्ट को हम एक डिवीज़न कह रहे हैं। तो जितने मेरे प्रोडक्ट होंगे उतनी ही मेरा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेस पर बनेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा, पर आपको ये समझना है कि जो अभी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, देखिए अब कैसे। एक कंपनी ली मैंने और वो कंपनी क्या कर रही है, कॉस्मेटिक की फील्ड में भी है। ठीक है, साथ ही साथ वो रेडीमेड गारमेंट की फील्ड में भी है, साथ ही साथ वो फुटवेयर भी बेच रही है और उसी के साथ साथ वो स्किन केयर प्रोडक्ट भी बना रही है। तो इतनी डाइवर्सिटी है उसके प्रोडक्शन में, या इतनी डाइवर्सिटी है उसके बिजनेस में, तो अब वो प्रोडक्शन के बेस पर या से प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर नहीं बना सकते। उनके लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग होगा हर एक के प्रोडक्शन को देखना। तो इसलिए पहला जो इसमें डिवाइड होता है, पहला जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर होता है। हर प्रोडक्ट को एक इंडिपेंडेंट मैनेजर मिलता है जो उसके प्रोडक्ट के सारे फंक्शन देखेगा जो हमने पिछले पढ़े। ठीक है, ऐसे ही गारमेंट में जो मैनेजर होंगे, वो डिविजनल हेड जो होंगे, वो इस गारमेंट की डिवीज़न को देखेंगे। फिर फुटवेयर डिविजनल हेड को फुटवेयर की पूरी सारे फंक्शन देखने हैं, स्किन केयर वाले को स्किन केयर के सारे फंक्शन देखने हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला जो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है वो डिविजनल नल हेड कहलाता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये सब जो होंगे वो डिविजनल हेड के नाम से जाने जाएंगे। अब चाहे वो कॉस्मेटिक के अंदर हो, चाहे वो गारमेंट के अंदर हो, चाहे वो फुटवेयर के अंदर हो, चाहे वो स्किन केयर के अंदर हो, इन सब को हम डिविजनल हेड के नाम से पहली बाइफर्केशन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अब आएंगे, मतलब ये डिविजनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप पर सारे फंक्शंस को भी फॉलो करता है। प्रोडक्शन फंक्शन बनेगा, कॉस्मेटिक में भी बनेगा, गारमेंट में भी बनेगा, फुटवेयर में भी बनेगा, स्किन केयर में भी बनेगा। मतलब कि पहला जो इनका डिवाइड हुआ स्ट्रक्चर वो प्रोडक्ट के ऊपर हुआ और उसके बाद फिर वो फंक्शन के बेस पर भी होगा। सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी फंक्शनल स्ट्रक्चर भी इसमें क्रिएट होता है। पर पहला जो बाइफर्केशन होता है वो प्रोडक्ट के बेस पर होता है, और जो इसका यहाँ पर जो हेड बैठा होता है जिसको हम डिविजनल हेड कहते हैं, वो इन सारे फंक्शंस को खुद देखता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो इनके बाद इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा अलग अलग हेड्स को, पर मेनली अकाउंटेबल कौन होगा, डिविजनल हेड। ये इस स्ट्रक्चर में आपको समझना है। तो इसके क्या फीचर्स होते हैं, पहला फीचर divisional structure. In a divisional structure, the organizational structure comprises of separate business unit. हर प्रोडक्ट को वो सेपरेट बिजनेस यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम डिवीज़न भी कहते हैं। देखा आपने, ये रही। दिस स्ट्रक्चर मोस्ट सूटेड टू दोज एंटरप्राइजेज विच हैव मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट टू ऑफर। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ पर ये ज़्यादा सूट करती हैं। ईच यूनिट हैज़ ए डिविजनल मैनेजर, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर एक का अपना एक डिविजनल मैनेजर होगा जैसे यहाँ था, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारी परफॉर्मेंस की उस एक पर्टिकुलर डिवीज़न की, और उसी के पास सारी अथॉरिटी होती है उस एक डिवीज़न को चलाने की। ठीक है, ईच डिवीज़न इज़ मल्टी फंक्शनल, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये रहे सारे फंक्शनल। तो मल्टी फंक्शन होते हैं, सब में ये सारे मिलेंगे, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज, सब मिलेंगे उसके अंदर आपको। और ईच डिवीज़न वर्क एज ए प्रॉफिट सेंटर, हर एक का अपना प्रॉफिट होगा।
वेयर द डिविजनल हेड जो है उस रिस्पॉन्सिबल होगा उस एक पर्टिकुलर डिवीज़न को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ अकाउंटेबिलिटी बड़े इजीली फिक्स हो जाती है। ये अकाउंटेबिलिटी फंक्शनल में फिक्स नहीं हो पाती, क्योंकि वो कहते हैं मैनेजर प्रोडक्शन वाला कहता है कि भाई मैं तो प्रोडक्शन सही किया था, अब सेल वाला बेच नहीं पाया तो मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, होता वो भी है, वो डिपेंड, ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन बेकार है, बट यहाँ क्लियर कट है, क्योंकि यहाँ पता है कि तुझे पूरी डिपार्टमेंट हमने हेड को पूरा दे रखा है, तो अपने हिसाब से जैसे मर्जी काम कर, पर प्रॉफिट तेरे पास से पूछेंगे हम कितना आया। तो इसलिए यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना थोड़ा इजी काम हो जाता है, पर ये जब ही सक्सेसफुल है जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आया, फिर अब हम इन दोनों की एडवांटेज सीखेंगे कि दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर एडवांटेजेस क्या हैं। शुरुआत हम पहले फंक्शनल से करते हैं। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, पहली एडवांटेज फंक्शनल स्ट्रक्चर की, फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ये भाई मैं एक काम में, कि मुझे प्रोडक्शन का काम दिया गया है तो मेरे एम्प्लॉई भी जो हैं प्रोडक्शन के एरिया में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, बार बार वो उसी काम को करेंगे। ठीक है, तो सारा एम्फेसिस एक ही फंक्शन पर है, तो मैं उसमें स्पेशलाइजेशन गेन कर ही लूँगा। आपने इसकी एडवांटेज का पॉइंट भी पढ़ा था, तो फंक्शनल से स्पेशलाइजेशन आता है। नेक्स्ट, ड्यू टू सिमिलैरिटी इन द टास्क, एक जैसा काम मिलेगा हर बार मुझे। इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमें हर एक का पता चल जाता है कि कौन क्या काम करेगा और कब तक करता है और कैसे करता है, तो उस पर कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना बड़ा इजी हो जाता है मेरा विद इन डिपार्टमेंट। ठीक है, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैं वेस्टेज बहुत कम करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा क्या काम है, तो मैं मिनिमाइजिंग ऑफ वेस्टेज की तरफ चलता हूँ। परफेक्ट लोग हो जाते हैं तो वेस्टेज कम होती है, तो अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। आप ये वर्ड हमेशा याद रखना, ये शुरू से हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, तो यहाँ पर मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जनरेट होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के थ्रू। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड एफिशिएंसी, दस रिजल्ट इन ये पॉइंट दोबारा आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। इट लीड टू मिनिमम डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन नहीं होती, फिर किसी को कोई काम दोबारा नहीं करना होता, क्योंकि उन कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है ना, सबको पता है मेरा काम क्या है, तो डुप्लीकेशन, कोई भी काम दो बार होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं लगभग। अब जब वो ख़त्म होते हैं तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, इसका मतलब आपको पता ही है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये भी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की तरफ है, कि हम कम से कम जो है रिसोर्सेज को यूज़ कर अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ, जिससे क्या हो जाती है, कॉस्ट लोअर हो जाती है। ये हमें पता ही है, एफिशिएंसी का मीनिंग यही है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन ख़त्म होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है। इट एंश्योर दैट द फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, हर फंक्शन को अपनी ड्यू अटेंशन मिलती है। ठीक है, ये भी एक इसकी एडवांटेज है जो आप लोगों को समझनी है, कि उसको अटेंशन क्योंकि हर एक का जो हेड है वो उसी डिपार्टमेंट को देखने के लिए है, तो उसको पूरी अटेंशन मिल जाती है। अब हम आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की जो एडवांटेज है उनकी तरफ, तो उसकी पहली एडवांटेज पर चलते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरीड स्किल इन ए डिविजनल हेड। देखो यहाँ पर आपने यहाँ देखा फंक्शन के बेस पर था, यहाँ डिवाइड किसके बेस पर हो रहा है, फंक्शनल के बेस पर। यहाँ किस पे हो रहा है, प्रोडक्ट पर। हर प्रोडक्ट का अलग डिविजनल हेड है ना, तो जो वो डिविजनल हेड होता है वो प्रोडक्ट स्पेशलाइज हो जाता है, मतलब कि वो सारे फंक्शन जितने भी हैं, चाहे प्रोडक्शन का हो, सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, वो सारे काम सीख जाता है। तो उसकी स्किल वेरीड होती हैं, एनहेंस होती हैं, वो सारी स्किल्स में क्या हो जाता है, निपुण हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो अगली पोस्ट के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कि प्रमोशनल पोस्ट जो आएगी वो उस हायर पोस्ट के लिए अपने आप को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड बन जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट से स्पेशलाइजेशन आती है, वहाँ
फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है। इट प्रोवाइड प्रॉपर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी सेट हो जाती है, ठीक है, और इसी की वजह से ये फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ईजिली हो जाती है। अगर कहीं कंपनी में वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर आ जाएगी, डिविजनल हेड के ऊपर, क्योंकि वही उसके लिए अकाउंटेबल था। रिवेन्यूज़ वो इसको ही देखना था, कॉस्ट उसको देखना था। तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट ने अगर पुअर परफॉर्म किया तो उसका जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, उस डिविजनल हेड की। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना ईजी होता है। नेक्स्ट, इट लीड टू फास्टर डिसीजन। देखो डिसीजन जल्दी हो जाएंगे पर यहाँ पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ फंक्शन है, फंक्शन वाला सिर्फ अपने काम को देखेगा। जब तक ऊपर से डायरेक्शन नहीं आएगी वो फंक्शन में अपने आप इनिशिएट नहीं कर सकता, वो सारे काम नहीं देख रहा, मार्केटिंग, सेल, पेल सब वो काम अकेला नहीं देख रहा, उसका काम है सिर्फ प्रोडक्शन को देखना। सेल वाला सेल वाले को देखेगा, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा, तो डिसीजन को लेने में कभी कभी देरी हो जाती है। यहाँ डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, क्योंकि मैं सारे काम देखूंगा तो मैं अपने हिसाब से काम को एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट को अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है तो वो मुझे देखना है उस प्रोडक्ट को, ठीक है। और इनिशिएटिव बढ़ता है, मैं पहल कर सकता हूँ, मतलब कि अगर मेरे दिमाग में कुछ नया है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ईच डिवीज़न को ऑटोनोमस यूनिट माना जाता है, एक स्वतंत्र यूनिट माना जाता है जो अपने आप काम को करेगी, ठीक है। वो अलग बात है कि डायरेक्शन उन्हीं की चलती है, पर यहाँ मेरे पास डिसीजन मेकिंग में इनिशिएटिव लेने की मेरे पास एडवांटेज है, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, ठीक है, डिसीजन जल्दी ले सकता हूँ। तो डिविजनल हेड के पास यहाँ पर ज़्यादा पावर है, वो डिसीजन जल्दी ले सकता है। इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर कभी भी बिज़नेस को बढ़ाना है, कोई भी नई डिवीज़न शुरू करनी है, तो यहाँ इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब प्रोडक्ट अलग अलग डिवीज़न है। तो कोई एक नई डिवीज़न अगर हम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए बस मुझे नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो मेरे पास ऑलरेडी पहले भी कई सारे चल रहे हैं। यहाँ अगर मैं फंक्शनल में कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहता हूँ, एक्सपेंशन करना चाहता हूँ, तो फिर मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर से निकलकर किस में जाना पड़ेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है, यहाँ एक्सपेंशन और ग्रोथ के बहुत ईजी चांसेस हैं मेरे पास। तो आपको दोनों की एडवांटेज बता दी साइड बाय साइड, आप इजीली समझ गए हैं। अब इन दोनों की हम लिमिटेशन पढ़ेंगे या डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, वो भी शुरुआत में हम पहले फंक्शनल की पढ़ते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की जो पहली डिसएडवांटेज है वो ये है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव। देखो जब फंक्शनल वाला काम करेगा तो वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव ना देखकर वो ये देख रहा है कि मुझे क्या काम दिया गया है, मैं सिर्फ उसको देखूँ वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये नहीं पता। प्रोडक्शन वाला देखेगा कि प्रोडक्शन प्रॉपर वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सिर्फ वो ये नहीं देखेगा कि ऑब्जेक्टिव 10% सेल इंक्रीज़ करना था तो मैं सेल वाले के साथ भी कोऑर्डिनेट करूं, मार्केटिंग वाले के साथ भी कोऑर्डिनेट करूं और देखूं कि प्रोडक्ट उतना ही बनाऊं जितना बिक पाए, और उतना बिक पाए जिससे 10% सेल बढ़ जाए। तो उसका काम सिर्फ अभी अब वो क्या होता है, अपने तक सीमित हो जाता है, और वो देखता है कि जो मेरे फंक्शन मुझे दिया गया है क्या उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, ठीक है। 10% सेल बढ़ानी थी, मैंने 10% प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया, वो बिका नहीं बिका मुझे इससे मतलब नहीं, और अगर वो नहीं बिक पाया तो मैंने क्या कर दिया, अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो डेंजरस हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को सेकेंडरी रखा जाता है, ये दिक्कत हो जाती है, हमेशा नहीं रखा जाता, ये बात याद रखना। लिमिटेशन का मतलब है जब कंपनी अच्छे ढंग से परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है, वैसे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाया जाता है, ठीक है। इट मे लीड, सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट मे लीड टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। वो मैं आपको अभी बता ही रहा था कि प्रोडक्शन वाला कहेगा मुझे तो प्रोडक्शन करना था, मैंने कर दिया, सेल वाला नहीं बेच पा रहा तो तुम सेल वालों से जाके दिमाग मारो, मुझसे क्यों मार रहे हो। तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम भी हो जाती है, सबके काम अलग अलग हैं तो वो सब अपने हिसाब से देखेंगे। तो
फंक्शन के बेस पर उनमें कोऑर्डिनेशन लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन लाना बड़ा थोड़ा सा या ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। नेक्स्ट है ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सबके अलग अलग हैं, तो हर फंक्शन का सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबको अलग अलग काम दिया गया है, सब अपने काम तक सीमित रहना चाहते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट आर नॉट कम्पिटेबल। जब दो इंटरेस्ट हैं अलग अलग और वो एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे। ठीक है, अब जैसे मैं अभी आपको कह ही रहा था कि 10% सेल बढ़ाना है। ठीक है, पर 10% सेल बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? तो सेल वाले ने एडवाइस दी प्रोडक्शन वाले को कि भाई तुम प्रोडक्ट में ये चेंज कर दो, कस्टमर को ऐसा चाहिए। तो इतनी एडवाइस से प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का इंटरेस्ट हिल जाएगा, प्रोडक्शन वाले का, क्योंकि उसको नए सिरे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन की वही स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जो सेल वाले ने कही, तो उससे उसका काम बढ़ जाएगा। तो ये आपने देखा ही है कि जब मुझे कोई काम बताता है और वो काम मेरे काम को बढ़ाता है तो मैं उसकी बात को मानने से इनकार करता हूँ या नानुकुर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना टाला जा सके टाल दूँ। मार्केटिंग वाला कह रहा है कि भाई इतना पैसा नहीं है, आप वेस्टेज कम करो। ठीक है, वेस्टेज कम करने के लिए उसको सारी एक्टिविटीज़ को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ वेस्टेज ज़्यादा है। तो वो कहता है कि मैं इतना पेन क्यों लूँ। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि उनके आपसी इंटरेस्ट जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और वो उनके फेवर में नहीं होते, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि ये फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है ये इनफ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है। एज पीपल विथ सेम स्किल, जिनके पास एक स्किल है या नॉलेज है, बेस में डेवलप ए नैरो प्रेस्क्रिप्टिव। नैरो का मतलब है उनके सोचने की, जो समझने की वो जो पावर होती है वो वहीं तक सीमित हो जाती है, प्रोडक्शन तक ही। एंड दस हैव डिफ़िकल्टी इन अप्रिशिएटिंग एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनको तो बस ये पता है कि भाई मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे मेरा काम ना सिखाएं। तो जब ये थिंकिंग आ जाती है तो मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ऐसे ही डिविजनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन देख लेते हैं कि क्या डिसएडवांटेज हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। पहली आई कि conflict may arise among the different division with reference to allocation of funds and further enhancement of वो financial matter. A particular division may seek to maximize its profit at the cost of other division. तो देखो, अब जब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट डील कर रही है, तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पाओगे जो कि जो फंड्स हैं वो सबको इवनली डिवाइड नहीं किए जाते। जो फंडिंग हो रही है, फंड्स जो हैं वो इवनली डिवाइडेड नहीं हैं। एक प्रोडक्ट को हो सकता है कि 40% फंड मिल रहा हो कंपनी के ओवरऑल फंड का, एक को 30% मिल रहा हो और एक को 20% मिल रहा हो, क्योंकि अभी वो इतना नया बड़ा पुराना प्रोडक्ट नहीं हुआ, अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रहा, और एक को हो सकता है कि 10% मिल रहा हो। ठीक है, तो अब सबके पास परसेंटेज फंड की अलग अलग हैं। अब ये 20% वाला कहता है कि भाई मैं तो जो है अपने 20% फंड से क्या कर रहा हूँ, आपको 150% प्रॉफिट दे रहा हूँ, मतलब कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए मैं उसकी परसेंटेज को 150 दे रहा हूँ, कॉस्ट का 150 या 50% प्रॉफिट कह सकते हैं आप, वो दे रहा हूँ। ये वाला जो है ये आपको सिर्फ 120% दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 20% है और यहाँ 50% है, जबकि एलोकेशन ऑफ फंड कितना है, यहाँ पर 40% और यहाँ कितना है 20%। तो कहता है भाई मेरा शेयर बढ़ाओ, मैं आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हूँ तो मुझे अब 20 से बढ़ाकर आप 40 पर पहुँचाओ या 30 पर पहुँचाओ, मेरा फंड बढ़ाओ और इससे लो फंड।
ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्शन आने लग जाती है एलोकेशन ऑफ फंड में जब अलग अलग प्रोडक्ट के बेस पर हम डिवीज़न करते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्शन आने लग जाती है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है फिर ऑर्गेनाइज़र के लिए कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करे। तो पहली लिमिटेशन यही आती है कि फ़ंड का जो है डिवीज़न कैसे हो, इसके ऊपर लड़ाई होने लग जाती है डिविजनल हेड में अंदर। नेक्स्ट है इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाती है। देखो आपने ये मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि यहाँ फंक्शन भी आते हैं, ठीक है, इसमें भी फंक्शन आते हैं। तो कॉस्ट बढ़ने का कारण क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हर एक ने बना रखा होगा, हर एक को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉई चाहिए, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक होता तो मुझे उतने एम्प्लॉई की ज़रूरत नहीं होती जितनी अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाने के लिए है हर प्रोडक्ट के लिए। तो पैसा बढ़ता है, बिल्कुल बात है। अब पैसा बढ़ेगा तो डुप्लीकेशन तो होंगी एक्टिविटी की, क्योंकि प्रोडक्शन की वही एक्टिविटी वो डिपार्टमेंट भी कर रहा है, मतलब कि वो प्रोडक्ट भी कर रहा है और वो प्रोडक्ट भी कर रहा है। तो अगर एक जगह होते तो एक ही आदमी से मैं वो काम करा लेता। तो अब मैं एक एक्टिविटी को 2 लोगों से या 4 लोग, जितने मेरे प्रोडक्ट हैं उतने लोगों से करा रहा हूँ। तो ये एक इशू आता है इसके अंदर कि यहाँ पर कॉस्ट बढ़ती है उस पर्टिकुलर टाइप के एक्टिविटीज़ के फंक्शन की। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड मैनेजर विद अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटी। हमने देखा इसमें सारे फंक्शन वो अकेला देखता है, चाहे प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, परचेज हो, सब वो खुद देख रहा है। तो उस पर्टिकुलर डिवीज़न के जितने भी हैं, तो वो क्या कर सकता है कि जो उसके पास अथॉरिटी है उसको मिसयूज़ कर सकता है, वो अपने हिसाब से चलाता है क्योंकि उसको ऑटोनॉमी मिली हुई है। तो वहाँ वो पावर को शायद गलत ढंग से भी यूज़ कर सकता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ वो सही रहेगा। तो अब जब वो इस तरीके से काम करता है तो वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भूल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। वो चाहता है कि बस कैसे ही हो मैं अपनी डिवीज़न को सबसे बेस्ट बनाऊं। तो वो उस पावर का मिसयूज़ भी कर सकता है, जो उसको इंडिपेंडेंसी मिली हुई है, ऑटोनॉमी मिली हुई है, उसका वो मिसयूज़ भी कर सकता है। तो ये डिसएडवांटेज थी डिविजनल स्ट्रक्चर की। अब आता है कि कौन सा कहाँ पर सूटेबल है, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में क्या सूटेबल है। तो शुरुआत हम वही फंक्शनल से करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो ज़्यादा सूटेड है वो ऐसी जगह पर सूटेड है जहाँ पर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी हो और ऑपरेशन रिक्वायर हो और जहाँ पर स्पेशलाइजेशन ज़्यादा चाहिए हो। प्रोडक्ट ज़्यादा ना हो, ये बात याद रखनी है आपको, पर जहाँ पर स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है वहाँ हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी जब ये बनता है, ठीक है। तो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ है, जहाँ स्पेशलाइजेशन हो, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हो, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो फिर हमें डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा बचता ही नहीं है, ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर की कितनी भी डिसएडवांटेज हो या फंक्शनल के डिसएडवांटेज हो, हमें इन बेस पर स्पेशलाइजेशन और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के बेस पर फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर को अपनाना ही पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, वैसे मैं इतने सारे पॉइंट आपको डिफरेंस के साथ साथ बता चुका हूँ, पर फिर भी पेपर में आ जाता है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो हमें डिफरेंस आना चाहिए। पहला बेस फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो ये आपको पता है फंक्शन के बेस पर बनता है, और यहाँ आपको पता है कि किस पे बनेगा, प्रोडक्ट लाइन के ऊपर बेस पर बनेगा। तो फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन, तो आपको पता है यहाँ पर आएगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, फंक्शन के बेस पर स्पेशलाइजेशन आ जाता है। यहाँ प्रोडक्ट के बेस पर स्पेशलाइजेशन आता है, हम उस प्रोडक्ट में स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है उसको फिक्स करना, यहाँ बहुत आसान है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। फिर है मैनेजीरियल डेवलपमेंट, डिफ़िकल्ट है यहाँ पर मेक उसकी, क्योंकि हायर पोस्ट के लिए हम उस को डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि मैं एक ही फंक्शन को देखता रहता हूँ बार बार। तो मैं अपने फंक्शन में तो परफेक्ट हो जाता हूँ, पर मैं नेक्स्ट हायर पोस्ट को जिसमें मल्टीपल स्किल चाहिए उसके लिए मैं शायद उतना तैयार नहीं हो सकता। यहाँ ईजी होता है
क्योंकि यहाँ मेरे पास ऑटोनॉमी है, मैं सारे काम खुद देख रहा हूँ, तो मेरी मैनेजरियल जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट, कॉस्ट। तो फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड, यहाँ पर एक फंक्शन एक बार ही परफॉर्म किया जाएगा। प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में जो भी काम होगा वो एक बार होगा, तो डुप्लीकेसी नहीं होती, इसलिए कॉस्ट क्या हो जाती है, इकोनॉमिकल हो जाती है या मिनिमम हो जाती है। यहाँ डुप्लीकेशन होता है, आपने पढ़ा है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन लाना यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर फंक्शन में जो फंक्शनल मैनेजर है वो थोड़ा नैरो माइंडेड हो जाता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यहाँ ईजी है क्योंकि सारे काम मैं अकेला देख रहा हूँ, मेरे पास इतनी ऑटोनॉमी है, पावर है, तो मैं ईज़िली कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। डिफ़िकल्टी यहाँ पर भी आ सकती है, पर ये उससे आसान है क्योंकि यहाँ पर उसके पास इतनी ऑटोनॉमी है, इतनी पावर है कि वो डिसीजन खुद ले सकता है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। आपको बेस भी याद रखना है और क्या होता है वो भी याद रखना है। तो अगर 4 नंबर का ये पेपर में क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सकते हो। ये टॉपिक ज़्यादातर पेपर में आता है, कोई ना कोई इसका टॉपिक, अब कौन सा आए वो अलग बात है, पर एक क्वेश्चन 4 या 5 या 6 नंबर में इस टॉपिक पर आता है। तो आप ये समझिए कि जो आज की मेरी ये वीडियो है ये आपके 6 तक, 4 से लेके 6 तक मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप ऐसे ही देखते रहें, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो भी इसी तरीके से आएगा। तो आप मेरे चैनल को देखते रहें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप बेल आइकॉन नहीं प्रेस कर रखा तो आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आती है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आएगी। कमेंट कीजिए वीडियो पर और उसको शेयर कीजिए जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये पहुँचे। थैंक यू। कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने मैं पेश हूँगा।